सेशन जो हुआ था हमारा वो था एनवायरमेंटल मूवमेंट्स का, पर्यावरणीय आंदोलन का हुआ था। आज का जो हमारा सेशन है ये रहने वाला है बायो जियो केमिकल साइकिल को लेकर के, यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र को लेकर के। लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस आज के सेशन में है और आपको एकदम यूनिक जानकारियां ये वाले सेशन जो है वो देने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। किसी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न इस वाले प्रश्न में कह रहा है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों के बीच पोषक तत्वों के संचलन को क्या कहा जाता है। बायो जियो केमिकल साइकिल कहा जाता है, बायो जियोलॉजिकल साइकिल कहा जाता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है, या बायोलॉजिकल साइकिल कहा जाता है। ये वाला जो प्रश्न है ये एग्जाम में आ चुका है और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इसे बायो जियो केमिकल साइकिल कहा जाएगा। आगे बात समझ में, यानी कि इसमें जैविक घटक भी शामिल होंगे, रासायनिक घटक भी शामिल होंगे और पृथ्वी के किसी न किसी एक घटक से होकर के वो गुजर रहे होंगे, पृथ्वी से संबंधित होंगे और साइक्लिक क्रम में होंगे, इसलिए इसे कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दरअसल में है क्या, जैसे कार्बन है, फास्फोरस है, तो कार्बन फास्फोरस ये सभी के सभी ऐसे कंपोनेंट्स हैं हमारे एनवायरमेंट के जो साइक्लिक ऑर्डर में लगातार एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होते हैं और यही कारण है कि आज तक ये बैलेंसिंग कंडीशन में बने हुए हैं, आज तक ये स्थिर अवस्था में बने हुए हैं, इनकी कमी नहीं हो रही है। और याद रखना इसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले करते हैं ना, वो डिकम्पोजर टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है वो करते हैं, यानी कि अपघटक या अपमार्जिक जीवों का एक बड़ा योगदान इसमें होता है। निम्नलिखित में से किसी प्रमुख जैव भू रासायनिक चक्र नहीं माना जाता है। सल्फर है, नाइट्रोजन है, जल है, ये सभी के सभी ऐसे हैं जो एक फॉर्म से चेंज होकर के दूसरी फॉर्म में आते हैं। बट नाइट्रोजन चक्र की अगर मैं बात करूंगा तो इसको नहीं माना जाता है। करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। अब नाइट्रोजन चक्र क्या है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चैंपमैन। चैंपमैन नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह बताया था कि ऑक्सीजन पर जब सनलाइट इंसिडेंट होता है तो ये नेसेंट ऑक्सीजन या नवजात ऑक्सीजन में बदल जाता है। नवजात ऑक्सीजन के साथ एक नया ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसके जुड़ने से बनता है ओजोन या O3 और O3 फर्दर टूटता है O2 और O नेगेटिव में, यानी साइक्लिक ऑर्डर में ओजोन बनती भी है और यही ओजोन टूटती भी है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ओजोन साइकिल। निम्नलिखित में से कौन सी घटना नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित करती है। भाई नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यह घटना किसकी वजह से हो सकती है, ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव की वजह से हो सकती है, लाइटनिंग की वजह से हो सकती है, या फिर महासागर की वजह से, या फिर वर्षा की वजह से। देखो नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट होना या तो किसकी प्रेजेंस में होगा, या तो होगा ये एनर्जी की प्रेजेंस में। आगे बात समझ में, हाई एनर्जी की प्रेजेंस में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हाई एनर्जी प्रेजेंस किस में हो सकती है, बिजली, यानी कि लाइटनिंग होना, यानी आसमान में बिजली का चमकना, इससे ये प्रोसेस कंडक्ट हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। कार्बन चक्र में कौन सी प्रक्रिया मिट्टी में कार्बन जोड़ती है। कार्बन चक्र की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो मिट्टी में कार्बन को जोड़ेगी। एक बात बताओ, कोई भी एक डेड बॉडी है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना समझना, एक डेड बॉडी है, इस डेड बॉडी में क्या होगा, कार्बन होगा। एक मान के चलो प्लांट है और ये टूट करके गिर गया, इसमें भी क्या होगा, कार्बन होगा। तो इनमें जो कार्बन होगा, इस कार्बन को इनकी बॉडी से निकाल करके सॉइल में कौन मिक्स करेगा, इसको जो मिट्टी है मिट्टी में कौन मिलाएगा। पहली बात तो इनको मिट्टी में कब मिलाया जा सकता है, जब इनकी बॉडी से इसको तोड़ करके निकाला जाए। तोड़ करके निकाले जाने को क्या कहा जाएगा, डिकम्पोजिशन या अपघटन कहा जाएगा। और अपघटन की प्रक्रिया को करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अपघटक। और अपघटक में कौन कौन आते हैं, डिकम्पोजर में आते हैं खास करके आपने देखा होगा केंचुआ। सबसे बेहतर एग्जाम्पल क्या है इसका, केंचुआ है। इसके साथ साथ और क्या आते हैं इसमें, जीवाणु भी आते हैं, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जब इसको तोड़ करके मिट्टी में मिला देंगे तब फिर वो आगे के लिए रिले होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जल चक्र के अनुक्रमण चरणों को सही ढंग से दर्शाता है? वाटर साइकिल को इनमें से कौन सा ऐसा चक्र है जो कि सही क्रम में दिखाता है? अगर हम बात करेंगे तो वर्षा होती किसकी वजह से है? जलवाष्प की वजह से होती है। जलवाष्प हमारे एटमॉस्फेयर में कहां से आता है? देखो, सबसे पहले इवेपोरेशन होगा, किसकी वजह से? टेम्परेचर पानी का बढ़ने की वजह से। फिर ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है सर? पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां वाष्प छोड़ती हैं। कहने का मतलब है इन दोनों प्रक्रिया से क्या होगा? इन दोनों की दोनों प्रक्रिया में हमारे वायुमंडल में क्या आ जाएगी? वाष्प आ जाएगी। आगे बात समझ में? फिर इस वाष्प का क्या होगा? संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन के बाद वर्षा होगी। ठीक, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जैव रासायनिक चक्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो मुख्यतः अवसादी प्रकृति के होते हैं? कौन से ऐसे हैं जो अवसादी प्रकृति के होते हैं? करेक्ट आंसर जो होगा इस बार प्रश्न का वो ए हो जाएगा, फास्फोरस एंड सल्फर। आगे बात समझ में? कौन कौन है? फास्फोरस और सल्फर है। वनों की कटाई से कौन सा चक्र सबसे अधिक प्रभावित होगा? जो वन है, वनों की अगर कटाई की जाएगी तो वनों की कटाई करने से कौन सा चक्र ऐसा है जो कि सबसे अधिक प्रभावित होगा? सर एक बात बताओ, वन क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। वनों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। तो जब वन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दरमियान वन क्या करते हैं सर? अरे सर, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो ये CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर कार्बन को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? तो तब आपका आंसर होगा वन करते हैं। और वनों की कटाई कर दी जाएगी तो जो कार्बन साइकिल है ये डिस्टर्ब होगी। अगला प्रश्न देखेंगे। वाष्पीकरण के कारण शीतलन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। जब वायुमंडल के संपर्क में आने वाली जल सतह का क्षेत्रफल कैसा हो जाएगा? ठीक है ना? अगर हम बात करेंगे तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको कौन सा लग रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। जब सरफेस घट जाएगा और हवा की गति कम हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, जो शीतलन की प्रक्रिया है वो भी कैसी हो जाएगी? कम पड़ जाएगी। और ये आप साइंस में पढ़े भी होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मिट्टी से नाइट्रेट को हटाकर नाइट्रोजन को वायुमंडल में वापस भेजती है? इनमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो कि मिट्टी से नाइट्रेट को हटाकर के क्या करती है? नाइट्रेट को हटाकर के नाइट्रोजन को वायुमंडल में वापस भेजती है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे कहा जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। आगे बात समझ में? नाइट्रीकरण में क्या होता है? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा? नाइट्रिफिकेशन में सर होगा ये कि जो नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होगा। आगे बात समझ में? नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट होगा? अमोनिया में कन्वर्ट होगा। ठीक, अमोनिफिकेशन में क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर से अमोनिया बनेगी। एसिमिलेशन में क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा। वैसे इस वाले प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कि डीनाइट्रिफिकेशन जो होगा, इस प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ये वाली जो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझो पहले आप। नाइट्रोजन पहले अमोनिया में बदलता है और अमोनिया से फिर ये बदलता है क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रेट आयन में बदलता है। ठीक है ना? अब बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर हम बात करेंगे ऐसा प्रोसेस जिसमें जो नाइट्रोजन है, ठीक है ना, नाइट्रोजन अमोनिया जो है नाइट्रोजन में बदल रहा है, इसे तो कहा जाएगा नाइट्रिफिकेशन। इसे कहा जाएगा नाइट्रीकरण। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा नाइट्रोजन, इसे कहा जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसे कहा जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जब जलवाष्प संघनित होकर वायुमंडल में मौजूद धूल के कणों पर एकत्रित होता है तो क्या बनता है? बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये एक
धूल कण है। तो इस धूल कण को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हाइग्रोस्कोपिक सेंटर कहा जाता है। इसे कहा जाता है आर्द्रता ग्राही केंद्र। तो ये अपने चारों तरफ क्या करता है? इधर वेपर को लपेट लेता है, एक जगह कलेक्ट कर लेता है और फिर खुद का टेम्परेचर डाउन कर लेता है। ये आगे बात समझ में? तो जैसे ही इसका खुद का टेम्परेचर डाउन होगा तो खुद का टेम्परेचर डाउन होते ही क्या हो जाएगा? फिर खुद का टेम्परेचर डाउन होते ही भाई साहब संघनन होगा। संघनन होगा तो बादल का निर्माण होगा। यानी आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो कि जो धूल कण होते हैं ये संघनन कराकर बादल का निर्माण करने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करते हैं, क्योंकि वेपर को ये एक जगह कलेक्ट करने का काम कर रहे होते हैं। कार्बन चक्र में जीवाणुओं की प्राथमिक भूमिका क्या है? कार्बनिक यौगिकों का विघटन करना, रासायनिक संश्लेषण करना, प्रकाश संश्लेषण करना, या फिर नाइट्रोजन यौगिकों का आत्मसात्करण करना। 11वें प्रश्न में पूछ रहा है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। कार्बन चक्र में जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं? जो बॉडीज होती हैं या जो सब्सटेंस होते हैं उनसे कार्बन को निकालते हैं, उनको तोड़ करके निकाल करके और फिर मिट्टी में कार्बन को मिला देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस चक्र और कार्बन चक्र के बीच एक प्रमुख अंतर है? फास्फोरस चक्र और कार्बन चक्र में क्या अंतर है? फास्फोरस चक्र में गैसीय अवस्था शामिल नहीं होती है, जबकि कार्बन चक्र में गैसीय अवस्था शामिल होती है। करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। फास्फोरस जो होगा वो गैसीय अवस्था में नहीं होगा, जबकि कार्बन गैसीय अवस्था में होगा। और कार्बन गैसीय अवस्था में किस रूप में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रासायनिक चक्रों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव रासायनिक चक्रों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव नहीं है? ठीक है ना? मृदा अपरदन में कमी, महासागरीय धाराओं में परिवर्तन, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि होना, या फिर वर्षा का जो पैटर्न है, वर्षा के पैटर्न में कमी होना। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ सॉइल इरोजन, है ना? जो मृदा अपरदन में कमी आएगी तो इससे जैव रासायनिक चक्रों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पोषक तत्व चक्र में क्या शामिल है? न्यूट्रिएंट साइकिल में क्या शामिल है? पोषक तत्वों की हानि, पोषक तत्वों का अवसादन, पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्वों का भंडारण और संचलन। 14वें का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? डी हो जाएगा। ठीक है ना? 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि भाई साइकिल में क्या होगा? न्यूट्रिएंट साइकिल में स्टोरेज एंड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को स्टोर किया जाएगा, फिर आगे उसको क्या कर दिया जाएगा? आगे उसको रिले कर दिया जाएगा, आगे की तरफ उसको पास कर दिया जाएगा। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइजोबियम जैसे जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, ठीक है ना, किस में बदल देते हैं? नाइट्रोजन को इसके यौगिकों में परिवर्तित करके, ठीक है, इसमें भूमिका निभाते हैं जो मृदा की उर्वरकता को बढ़ाता है। 15वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे पहली बात, नाइट्रोजन को किस में बदलते हैं? ठीक है ना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और नाइट्रोजीनियस में भूमिका निभाती है जो मृदा की उर्वरकता को बढ़ाता है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने सॉल्व किया ही था वो। जीव मंडल में नाइट्रोजन का सबसे बड़ा भंडार है, जो जीव मंडल है उसमें नाइट्रोजन का सबसे बड़ा भंडार कहां पर देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है। चट्टानों में, महासागर में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, या एटमॉस्फेयर में? आप सभी को पता है 78.1% के आसपास नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है। ठीक है ना? और मैक्सिमम ये 128 किलोमीटर तक प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूंगा तो आपको पता चलेगा कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड करवाते हैं क्या? आपका आंसर होगा ये करवाते हैं सर एसिडिक रेनफॉल, ये करवाते हैं अम्लीय वर्षा। ठीक है ना? क्या करवाते हैं ये? अम्लीय वर्षा करवाते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किस चक्र को संचालित करने में प्राथमिक भूमिका निभाती है? कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, या फिर जल चक्र?
करेक्ट आंसर इसका वाटर साइकिल हो जाएगी, क्योंकि सौर ऊर्जा की प्रेजेंस में सबसे पहले क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, यहीं से स्टार्ट होगा, वाष्पीकरण होगा, यहीं से सर शुरुआत होगी किसकी, वाटर साइकिल की, है ना। क्योंकि वाष्पीकरण होगा तो एटमॉस्फेयर में क्या आएगी, वेपर आएगी, और एटमॉस्फेयर में वेपर एक और तरीके से आ सकती है, वॉल्केनिक इरप्शन होने पर। आप में से जो बच्चे ऑनलाइन बैच में पढ़े हुए होंगे आपको याद आ रहा होगा, मैंने एक प्रोसेस बताया होगा आपको, डी गैसिंग प्रोसेस। डी गैसिंग प्रोसेस यानी कि गैसों का विशरण या गैसों का रिसाव। तो उसमें सबसे पहले यह कहा गया था हमारी पृथ्वी पर वर्षा कैसे हुई, तो वैज्ञानिकों का मानना यह था कि प्रारंभिक अवस्था में हमारी पृथ्वी पर जगह जगह ज्वालामुखी क्रिया हुई, उस ज्वालामुखी क्रिया में वेपर बाहर आया, उस वेपर का टेम्परेचर डाउन हुआ, टेम्परेचर डाउन होने पर उसका संघनन हुआ, संघनन होने पर बादल बने, वर्षा हुई, जब वर्षा हुई तो सूर्य की किरणें पानी पर पड़ी और उसका इवेपोरेशन हुआ, फिर से वेपर बना, ठंडा हुआ, फिर से कंडेंस हुआ, फिर से रेनफॉल हुई, यही एक साइकिल की फॉर्मेट में मेंटेन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा समूह आमतौर पर जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से जुड़ा होता है। बैक्टीरिया होते हैं, आप इसको डी लगा सकते हो, ब्लू ग्रीन एल्गी लगा सकते हो, इसमें इसको एक और नाम दिया जाता है साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है इसको। और याद रखना इसे माना जाता है पृथ्वी का इसे पृथ्वी का पहला जीव कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है इसको, पृथ्वी का पहला जीव कहा जाता है। बाकी रेड एल्गी को और ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी की अगर हम बात करेंगे तो ये सभी ऐसे एल्गी हैं जो कि सिम्बायोटिक प्रोसेस पर अपना जीवन सर्वाइव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में सहायता करती है। अगर हमें एटमॉस्फेयर से कार्बन को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन करना पड़ेगा ना, रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन काम आती है। कंबंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल और ज्यादा लेवल बढ़ेगा, हमें फोटोसिंथेसिस कराना होगा, ठीक है ना। और याद रखना फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कहां होता है, ओशियन में होता है, इसीलिए ओशियन को क्या कहा जाता है, ओशियन को नाम दिया जाता है इसीलिए कार्बन सिंक, क्योंकि सबसे ज्यादा ये कार्बन का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। अब क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो जो कार्बन है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो कार्बन की मात्रा लगातार कैसी हो रही है, बढ़ रही है। जब लगातार वर्तमान में देखा जाए कार्बन की मात्रा बढ़ रही है, तो यही कार्बन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है H2CO3। ये एक अपने आप में एसिड का काम करता है, तो इसी को एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसे महासागरों की अम्लीयता के नाम से जाना जाता है। कौन सी प्रक्रिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जीवित जीवों के लिए उपयोगी रूपों में परिवर्तित करती है। पहला ऑप्शन है डीनाइट्रिफिकेशन, नेक्स्ट है नाइट्रिफिकेशन, फिर नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। 20 का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। मैंने क्या बताया कि भाई साहब एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है, इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया जाएगा, अमोनिया में, फिर अमोनिया से क्या बनाया जाएगा, फिर अमोनिया से बनाया जाएगा क्या, NO3 लिख सकते हैं, या फिर मैं लिख सकता हूं यहां पर नाइट्रेट। तो इसमें कह रहा है कि नाइट्रोजन को जीवित जीवों के लिए उपयोगी बनाया जा रहा है, तो नाइट्रोजन को जब अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है, जिसके लिए जिम्मेदार माना जाता है किसको, साइनोबैक्टीरिया को, है ना, किसको, साइनोबैक्टीरिया को। किस चक्र में गैसीय अवस्था नहीं होती है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाम से ही पता चल रहा है फास्फोरस जो होगा इसमें गैसीय अवस्था नहीं होगी। नाइट्रोजन चक्र में आत्मसात का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है। नाइट्रोजन गैस का अमोनिया में रूपांतरण होना, पौधों द्वारा नाइट्रेट का अवशोषण होना, नाइट्रोजन गैस का वायुमंडल में उत्सर्जन होना, कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों का विघटन होना। 22वें का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। देखो, एसिमिलेशन या आत्मसात का मतलब होता है ग्रहण कर लेना, ठीक है। नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन का फिक्सेशन हुआ, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। नाइट्रेट जो होता है पौधे के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करता है, तो जब पौधे नाइट्रेट का अवशोषण कर लेंगे तो यानी पौधों ने नाइट्रेट को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। जब पौधों ने नाइट्रेट को ग्रहण कर लिया तो इसी को क्या कहा जाएगा,
एसिमिलेशन या आत्मसात का नाम दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन चक्र का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नाइट्रोजन चक्र का भाग नहीं है? अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जो है ये वाटर साइकिल का पार्ट है। पौधे मुख्य रूप से किस रूप में सल्फर अवशोषित करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फेट या फिर सल्फाइट। पौधे जो होते हैं किस रूप में हाइड्रोजन को अवशोषित करते हैं? सल्फेट के रूप में अवशोषित करते हैं। कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित करती है? वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड को, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित करती है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिकम्पोजिशन या फिर सब्लिमेशन। पांचवें इसमें क्या नाम है, इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये कन्वर्ट हो रही है किसमें? सल्फ्यूरिक अम्ल में कन्वर्ट हो रही है। इसको ऑक्सीडेशन के नाम से जाना जाएगा। ओके। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे जलवाष्प को वायुमंडल में छोड़ते हैं क्या कहलाती है? श्वसन की प्रक्रिया आप जानते हो। श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है? हमारे शरीर के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। क्या होता है इसमें? शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ट्रांसपिरेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में जलवाष्प की बूंदों को पत्तियों द्वारा छोड़ा जाता है। ऐसे क्षेत्र जहां पानी की कमी होती है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, पानी का ह्रास न हो जाए, इस वजह से जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं। कंडेंसेशन की अगर मैं बात करूंगा तो कंडेंसेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? जलवाष्प जल की बूंदों में बदल जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड निम्नलिखित में से किस विशिष्ट गंध के लिए जाना जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के बारे में कह रहा है कि इसमें किस प्रकार की गंध आती है? सड़े अंडे जैसी गंध आती है हाइड्रोजन सल्फाइड में। और हाइड्रोजन सल्फाइड की मैं आपसे बात करूंगा तो ये एक पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का हमारे एटमॉस्फेयर में कहां से आना होता है? जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तब ये रिलीज हो रही होती है। तो ये हमारे वायुमंडल को उस समय जहरीला बनाने का काम कर रही होती है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल मृदा की सतह में प्रवेश करता है और उसमें समा जाता है उसे क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? पर्कुलेशन कहा जाएगा, रिसना कहा जाएगा। इसमें तो पानी धीरे धीरे करके रिलीज हो रहा होगा। ट्रांसपिरेशन, पेड़ पौधों की पत्तियां छूटती हैं। इवेपोरेशन, पानी गर्म होने के बाद वेपर में बदलता है। इसे इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। और याद रखना, इनफिल्ट्रेशन मेथड से ही सबसे ज्यादा इनफिल्ट्रेशन जो होता है वो कहां होता है? सबसे ज्यादा इनफिल्ट्रेशन या फिर अंतः प्रवाह जो होता है वो होता है झीलों से, वो होता है आर्द्र भूमियों से। इससे क्या होता है? जमीन पानी को सोखती है, और जब जमीन पानी को सोखती है तो इससे जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहता है, ठीक है ना। जो जल स्तर है वो मेंटेन रहता है। कौन सा? अंडरग्राउंड वाला। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के ताजे पानी की सबसे बड़ी मात्रा को संग्रहित करता है? मतलब जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उनमें सबसे ज्यादा ताजा पानी जो होता है वो कहां पर, यानी एकदम फ्रेश वाटर कहां देखने को मिलेगा? नदियों का पानी जो होता है पूरी तरह से फ्रेश नहीं होता है, ना ही झीलों का होता है, ना ही वायुमंडल का। ग्लेशियर का वाटर जो है इसको प्योर वाटर माना जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि नदियों तक आते आते जब ये नदियां पहाड़ों से नीचे उतरकर आ रही होती हैं तो इसके पानी में थोड़ी बहुत मात्रा साल्ट की मिल जाती है। और यही नदियां जब धीरे धीरे करके लाखों करोड़ों साल से अपने सॉल्ट को समुद्र में जाकर के डिपोजिट कर रही है, इसी की वजह से समुद्र का जो जल है वो खारा बना हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करती है? ज्वालामुखी गतिविधि, रेस्पिरेशन, प्रकाश संश्लेषण, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। 30वें का कौन सा करेक्ट आंसर लग रहा है आपको? 30वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर सी। देखो, ज्वालामुखी क्रिया जब होती है तो इससे कौन कौन सी गैस बाहर निकलती है? CO2 गैस बाहर निकलती है, वेपर बाहर निकलता है, SO2 गैस बाहर निकलती है, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बाहर निकलती है। तो यहां कार्बन जो है वो आएगा। रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूंगा तो रेस्पिरेशन में होगा क्या? रेस्पिरेशन में भी हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ रहे हैं।
प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में तो कार्बन को कम कर रहे हैं हम, उसको एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जब ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ा जाएगा तो उससे कार्बन रिलीज होगा। यानी करेक्ट आंसर इस वाले प्रश्न का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, चलिए, कौन सा चक्र वायुमंडल को महत्वपूर्ण रूप से शामिल नहीं करता है? विच साइकिल डज नॉट इंक्लूड द एटमोस्फियर सिग्निफिकेंटली? कौन सा इनमें से ऐसा चक्र है? फॉस्फोरस चक्र की अगर मैं बात करूंगा तो आप याद रखना, ये गैसियस नहीं होता। आगे बात समझ में, ये कैसा नहीं होता? ये गैसियस नहीं होता है। जब गैसियस नहीं होता है तो क्या ये एटमॉस्फेयर में पहुंचेगा? क्या ये एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में शामिल होगा? तो तब आपका आंसर होगा, तब ये वायुमंडल में शामिल नहीं होगा। कौन सा चक्र पौधों में स्टोमेटा को शामिल करता है? इनमें से कौन सा ऐसा चक्र है जिसमें स्टोमेटा शामिल होगा? तो नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस, सल्फर, जल चक्र। जल चक्र शामिल हो जाएगा, क्योंकि स्टोमेटा, पहली बात होता क्या है स्टोमेटा की अगर हम बात करेंगे तो स्टोमेटा का मतलब क्या होगा? यहां पे देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि ये एक पत्ती है, ये एक पत्ती है। इस पत्ती में जब आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या होंगे? इस पत्ती में जब आप देखोगे ध्यान से तो यहां पर छोटे छोटे आपको रंध्र दिखाई देंगे। ठीक है ना? इसी को कहा जाता है स्टोमेटा। तो जो ये स्टोमेटा होगा ना, ये क्या करेगा? यही तो ट्रांसपिरेशन करता है, यही करता है क्या? ये करता है वाष्पोत्सर्जन। आगे बात समझ में? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका होगा बी। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी होगा 32 का। कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है? कम तापमान, उच्च आर्द्रता, उच्च पवन गति, लो सरफेस एरिया। ठीक है, इवेपोरेशन के रेट को इनमें से कौन सा कारक है जो बढ़ाने का काम करेगा? तब आपका आंसर होगा हाई विंड स्पीड। निम्नलिखित में से कौन सा कारक यूट्रोफिकेशन में योगदान देता है? ऑक्सीजन की वृद्धि, पोषक तत्वों का अपवाह, कार्बन का स्थिरीकरण या फिर विनाइट्रीकरण। यूट्रोफिकेशन में कौन सा कारक काम आता है? तो याद रखना, न्यूट्रिएंट्स रन ऑफ, पोषक तत्वों का अपवाह हो जाना, रन ऑफ हो जाना, वहां से हट जाना। ठीक है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है जैसे एक तालाब है, उस तालाब में बहुत सारी क्या हो गई? बहुत सारी उसमें घास हो गई, या बहुत सारे उसमें क्या बोलते हैं उसको, खरपतवार हो गए। तो वो क्या करेंगे? ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर जाएंगे, बाकी जीव जो होंगे उनकी वजह से मारे जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। कौन सा चक्र वायुमंडलीय परिवर्तनों में सबसे कम प्रभावित होता है? वायुमंडल में जो परिवर्तन होगा उससे सबसे कम कौन सा चक्र प्रभावित होगा? आप बहुत आसानी से बता सकते हो, कई बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कि ये गैसीय अवस्था में नहीं है, और जब ये गैसीय अवस्था में नहीं है तो इसका वायुमंडल से कोई लेना देना है, तो तब आपका आंसर होगा वायुमंडल से मतलब नहीं है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। कौन सी प्रक्रिया सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड में परिवर्तित करती है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब्लिमेशन या फिर कंडेंसेशन। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। जो रिडक्शन प्रोसेस है ये इसको परिवर्तित करने का काम करता है। पीछे ये आंसर की है। बताइए, आपका किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है तो आप अगली क्लास में जरूर पूछिएगा, है ना? ये थे हमारे आज के सेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनके बारे में आज हम लोगों ने डिस्कशन किया, है ना? अब आप लोगों से मुलाकात करेंगे हम अगली क्लास में, तो तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। बाकी बहुत ही जल्द आप लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट की नोट्स मैंने रेडी कर दिए, वो टाइप होने के लिए गए हुए हैं। तो जैसे ही डिजास्टर मैनेजमेंट के नोट्स आ जाएंगे ना,
आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाओ, और क्लास में पढ़ा भी दिया जाएगा। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।